मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक कवर करेंगे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। 1813 तक जो है ब्रिटिश जो है नॉन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को फॉलो करती थी, लेकिन 1813 के बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है ये चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर है उसमें चेंज लाया जाए। अब ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं क्या? इंडियन सोसाइटी जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कास्ट रिडन थी। वो ऑर्थोडॉक्स मेन जो है ऑर्थोडॉक्स सोच वाली थी। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ है कि इंडियन सोसाइटी में उस समय जो है बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी जो ह्यूमन वैल्यूज़ के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो फॉलो की जाती थी। क्यों? धर्म के नाम पे उसको फॉलो किया जाता था। तब कुछ लीडर्स सामने आए, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और भी अदर लीडर्स थी जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे। प्लस वो रिफॉर्म इसलिए भी लाना चाहते थे जो वेस्ट की चैलेंजेस है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे इंडिया में हावी होने जा रहा है उसको फेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। अब ये रिफॉर्म मूवमेंट जो है दो टाइप की हैं, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहते हैं, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट्स में कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं? वो ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में आर्य समाज एंड द देवबंद मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है हम उसमें धीरे धीरे बदलाव लेकर के आए। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ये चाहते थे कि हम जो पुराने कस्टम चले आ रहे थे हमारे सोसाइटी में, हम उसको वापस लेकर के आए, जिससे हमारा जो भव्य अतीत था, जो ग्लोरियस पास्ट था, उसको हम वापस ला सके। अब ये इमेज आपको दिख रही है राजा राम मोहन राय की। इनको मेन जो है सती प्रथा को खत्म करने के लिए जाना जाता है। मीन्स ही वॉज एन एबोलिशर ऑफ सती सिस्टम। अब ब्रह्म समाज के बारे में हम जानेंगे। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस समाज का मेन एम ये था कि सोसाइटी से जो सोशल एविल्स है, मीन्स बुरे रीति रिवाज या फिर कहिए कुरीतियाँ हैं, उसको हटाना हिंदू सोसाइटी से। प्लस ये भी चेक करना कि जो क्रिश्चियनिटी है उसका इन्फ्लुएंस कितना हमारे इंडियन सोसाइटी पे बढ़ रहा है। ब्रह्म समाज बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, चाहे आप जैसे कि सती प्रथा कह लीजिए, पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह कह लीजिए, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, पर्दा सिस्टम, अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। लीडर्स जो है ब्रह्म समाज के वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे थे, प्रेस की लिबर्टी के लिए भी काम कर रहे थे। मेन ब्रह्म समाज जो है हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना को जो है बिल्ड करने में हेल्प कर रहा था। लेकिन जो राजा राम मोहन राय की 1833 में इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चला गया। वहीं 1866 में जो ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बंट गया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसके हेड केशव चंद्र सेन थे और आदि ब्रह्म समाज जिसके जो है हेड देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अब ये ब्रह्म समाज दो भागों में क्यों टूटा, क्यों स्प्लिट हुआ? क्योंकि केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच में डिफरेंस था। किस चीज का डिफरेंस था? कि लड़की और लड़की की शादी की उम्र क्या होगी, मींस एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को लेकर के जो है डिफरेंस था। अब केशव चंद्र सेन जो है इनको जाना जाता है नेटिव मैरिज एक्ट के लिए भी। इनके मेन सपोर्ट से ही नेटिव मैरिज एक्ट 1972 पास हो पाया, जिसमें जो है लड़की की एज शादी करने की 14 साल डिसाइड कर दी गई और लड़के की एज जो है 18 साल। अब ये क्योंकि हमने देखा कि नेटिव मैरिज एक्ट तो केशव चंद्र सेन के सपोर्ट से ही पास हुआ। वहीं एक चीज़ ये हो गया, केशव चंद्र सेन ने जो है अपनी 13 साल की बेटी का शादी जो है महाराजा कूच बिहार से कर दिया था। अब इससे क्या लगने लगा कि जो केशव चंद्र सेन के कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनको ये लगा ये तो वॉलेशन है ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 का। इस वजह से वो लोग भी केशव चंद्र सेन का विरोध करने लगे और उन्होंने एक अलग ही पार्टी बना ली, एक अलग समाज फॉर्म कर जिसको हम कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेद समाज के बारे में। वेद समाज को किसने स्टैब्लिश किया था? केशव चंद्र सेन ने एंड के श्रीधरलू नायडू ने। ये कब फॉर्म हुआ था? केशव चंद्र सेन जब के श्रीधरलू नायडू से मद्रास में मिले थे 1864 में। फिर उसके बाद के श्रीधरलू नायडू जो है कलकत्ता गए, वो कलकत्ता विजिट किया, वहाँ उन्होंने जो है ब्रह्म समाज को स्टडी किया और फिर जब वो वापस मद्रास आए, साउथ में वापस आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वेद समाज का नाम ही बदल दिया और वेद समाज को वो कहने लगे कि ये ब्रह्म समाज
सदर्न इंडिया है, यानी कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है। और ये कब उन्होंने चेंज किया नाम? 1871 में। यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिख रही हैं, एक केशव चंद, पहली केशव चंद्र सेन की है और दूसरी जो है के श्रीधरु नायडू की है। के श्रीधरु नायडू जो है वो ब्रह्म धर्म की कुछ किताबें हैं जिनको जो है उन्होंने तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, प्लस वो भारत का टूर करने लगे, घूमने भ्रमण करने लगे, जिससे जो है अपने वेद को वो प्रोपोगेट कर सके। लेकिन जो है वही नायडू का अनटाइमली डेथ हो गया 1874 में। उसके बाद जो एक्सीडेंट की वजह से उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ही लोगों के बीच में मतभेद हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में फॉर्म हुई थी बॉम्बे में, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना समाज को हम प्रेयर सोसाइटी भी कहते हैं। ये एक रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदू सोसाइटी के लिए, हिंदुज़्म में बदलाव लाने के लिए। यहाँ पे जो है जस्टिस एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर जो है 1870 में प्रार्थना समाज को ज्वाइन करते हैं। जब ये लोग ज्वाइन करते हैं प्रार्थना समाज को एक अलग ही मजबूती मिल जाती है, एक अलग मोड़ मिल जाता है। एमजी रानाडे के बारे में एक चीज बताना चाहूंगी, एमजी रानाडे जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी चला रहे थे। कुछ मेंबर जो प्रार्थना समाज में जुड़े हुए थे वो पहले जो है परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। अब ये जो प्रार्थना समाज है वो कह रहा था कि आप मूर्ति पूजा बंद कीजिए, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है उसको मत मानिए, आप जो कास्ट रिजिडिटी चल रही है उसको आप मत मानिए। और ये जो है एक भगवान की पूजा करने में जो है पूजा करने के लिए कहते थे। इनका मेन फोकस था कि हम किसी भी प्रकार से सामाजिक बदलाव ला सके। और इसके लिए ये क्या करते थे कि ये कहते थे कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो, विधवा पुनर्विवाह हो, वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो, जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो। 4 मेन एजेंडा प्रार्थना समाज की थी कि डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद चल रहा है हम उसको डिसअप्रूव करते हैं। हम ये जो है वुमेन एजुकेशन को फोकस कर रहे थे, विडो रीमैरिज को फोकस कर रहे थे। जो मेल और फीमेल है उनकी एज, शादी के लिए जो उम्र होनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए फोकस कर रहे थे, मीन्स रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। अभी हमने बात किया था परमहंस मंडली के बारे में कि जो कुछ मेंबर्स प्रार्थना समाज के थे वो उससे पहले जो है परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। अब हम परमहंस मंडली के बारे में भी देख लेते हैं। परमहंस मंडली जो है महाराष्ट्र का पहला सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जो 1849 में फॉर्म हुआ था। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग के द्वारा और दुर्गा राम मेहता जी के द्वारा, प्लस उनके कुछ दोस्तों के द्वारा। ये एक सीक्रेट सोशल रिलीजियस ग्रुप था जिसकी एक आइडियोलॉजी थी कि जिसकी आइडियोलॉजी मानव धर्म सभा से मिलती थी। अब ये मानव धर्म सभा के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, बस इतना बता देना चाहते हैं। मानव धर्म सभा जो है 1844 में बनाया गया था सूरत में। अब हमने कहा कि ये परमहंस मंडली सोशल रिलीजियस ग्रुप थी जिसकी आइडियोलॉजी जो है मानव धर्म सभा से मिलती थी, जुड़ी हुई थी। ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म करना चाहती थी। और दादूराम पांडुरंग जो है ये कब परमहंस मंडली के लीडर बने? पहले तो ये मानव धर्म सभा के मेंबर थे। जब मानव धर्म सभा का लीडरशिप उन्होंने छोड़ा तब जाकर के ये परमहंस मंडली से जुड़े। और इनके कुछ सिद्धांत थे जैसे कि धर्म विवेचन 1848 में जो इन्होंने लिखा था वो मानव धर्म सभा के लिए था। वहीं परमहंसिक ब्रह्म धर्म जो है ये परमहंस मंडली के लिए इनका ये सिद्धांत था। दादोबा पांडुरंग जो है 7 सिद्धांतों पे काम करते थे। 7 इनके जो 7 प्रिंसिपल्स थे इस न्यू मूवमेंट के लिए वो हम बताना चाहेंगे। इनका कहना था कि भगवान के सिर्फ और सिर्फ आप भगवान की पूजा कीजिए। जो असली धर्म है वो प्यार और अच्छे व्यवहार पे जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअल रिलीजन सिर्फ एक है। हर इंडिविजुअल की खुद की सोचने का राइट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। हमारा जो कर्म है, हमारी जो सोच है उसमें जो है कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मीन्स आवर एक्शन एंड स्पीच शुड बी कंसिस्टेंट विद द रीजन। हमारा जो कर्म है, हमारी जो भाषा है वो तर्क के साथ रहनी चाहिए। मैनकाइंड इज वन कास्ट, मानव धर्म ही एक कास्ट है, एक जाति है, उसके अलावा कोई और जाति नहीं है।
और राइट सही सही प्रकार का नॉलेज जो है सब हर किसी को प्रदान करना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। जो फाउंडर थे परमहंस मंडली के, वो सिर्फ और सिर्फ, अभी हमने देखा कि फाउंडर इनके सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो है आप सिर्फ एक भगवान की पूजा कीजिए। तो हम कहेंगे कि जो फाउंडर है परमहंस मंडली के, वो सिर्फ एक भगवान में पूजा करते थे, एक भगवान में विश्वास करते थे। वो कहते कि आप सिर्फ एक भगवान की पूजा कीजिए। सत्य सही रिलीजन, ट्रू रिलीजन पे, ये जो है ट्रू रिलीजन की ये बात करते थे। वो ट्रू रिलीजन किस पे बेस्ड था? वो लव और मोरल कंडक्ट पे बेस्ड था। इनका जो है ये इनका मेन टारगेट था कि आप कास्ट सिस्टम को जो है तोड़ दीजिए। इनकी जो मीटिंग होती थी वहाँ पे ये खाना लोअर कास्ट पीपल से बनवाते थे और ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर उसको खाते थे। मंडली जो ये परमहंस मंडली विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस कर रही थी। अब हम बताएंगे कि ब्रांचेस, अभी हमने बोला कि आपसे परमहंस मंडली जो है महाराष्ट्र की पहली सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब परमहंस मंडली के बारे में ये बताना चाहेंगे कि इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ थे। इसकी ब्रांचेस सतारा में थी, पुणे में थी, और भी अदर जो टाउन्स थे महाराष्ट्र के वहाँ थी। कुछ यंग एजुकेटेड ब्राह्मण्स भी परमहंस मंडली से जुड़े हैं आगे चल के, लेकिन 1860 में जो है परमहंस मंडली को खत्म कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सत्य शोधक समाज। इसके फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फूले। ये कब बनाया गया? 1873 में। इसका मेन एम क्या था? सोशल सर्विस, यानी कि सामाजिक सेवा। औरतों में एजुकेशन स्प्रेड करो, लोअर कास्ट पीपल में एजुकेशन स्प्रेड करो। इसका ये जो है एक पावरफुल मूवमेंट था। अपर कास्ट जो डोमिनेशन थी उसके खिलाफ था, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, यानी कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसके खिलाफ था ये सत्य शोधक समाज। अब हमें पता है कि ब्राह्मण जो है भगवान राम की पूजा करते हैं, तो वहीं ज्योतिबा फूले जो है इस ब्राह्मणों का अपोज करने के लिए राजा बलि की पूजा कर रहे थे। ज्योतिबा फूले का मेन एम ये भी था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको हम बुरी तरीके से समाज से हटा सके, और जो सामाजिक आर्थिक भेदभाव है उसको भी हम कम कर सके, यानी कि सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसको भी हम कम कर सके। इस मूवमेंट ने जो है डिप्रेस क्लास के लोगों को जो है एक पहचान दी, जिससे कि वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट भी लड़ सके, क्योंकि ब्राह्मण्स उनके एक्सप्लॉयटर्स थे। अब हम देखेंगे कि गुलामगिरी बुक जो है, ये अक्सर कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलामगिरी बुक किसने लिखी। तो गुलामगिरी बुक जो है ज्योतिबा फूले ने लिखी 1873 में। अब ये इन्होंने किस चीज़ क्यों लिखा ये गुलामगिरी बुक? 1873 से 10 साल पहले जो है अमेरिका में एक सिविल वार चल रहा था दास्ता के खिलाफ। तो ज्योतिबा फूले ने इस गुलामगिरी बुक को उन अमेरिकन्स को डेडिकेट किया जो उस दास्ता के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने जो है एक लिंक एस्टैब्लिश किया ब्लैक स्लेव ऑफ अमेरिकन्स में एंड द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट ऑफ इंडिया। जो अमेरिका के ब्लैक लोग थे, ब्लैक पीपल थे, और जो इंडिया के लोअर कास्ट पीपल थे, उसमें लिंक कनेक्ट करके उन्होंने जो है गुलामगिरी किताब को लिखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा किसने लिखी, किसने बनाई? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, और ये 1839 में बनाई गई तत्वबोधिनी सभा। इसका एम था कि जो राजा राम मोहन राय के आइडियाज थे उसको प्रोपोगेट करना, उसको आगे बढ़ाना। तत्वबोधिनी सभा को जो हम पहले तत्वरंजनी सभा भी कहते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था तत्वबोधिनी सभा का? कि हिंदू सोसाइटी में जो है, हिंदूज में जो है रिफॉर्म लाना, इंडियन सोसाइटी में बदलाव लाना। तत्वबोधिनी सभा जो है एक मंथली जर्नल पब्लिश करती थी जिसको हम कहते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका का मेन फोकस ये था कि इंडिया का जो पास्ट है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, और एक रैशनल आउटलुक और किसके थ्रू, एक हम जो लॉजिक के साथ उस इंडिया के पास्ट को हम पढ़ें, प्लस राजा राम मोहन राय की जो आइडियाज हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। आगे चल के ये तत्वबोधिनी सभा जो है ब्रह्म समाज में मिल गई। 1844 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी पाठशाला भी बनाया, जिससे जो है वो वेदांत पढ़ाते थे और ट्रेन करते थे यंग मैन को, ताकि वो ब्रह्म रिलीजन को आगे बढ़ा सकें। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं वो बेस्ड हैं किस पे? एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे। किसके बीच में? वेस्टर्न और मॉडर्नाइजेशन के बीच में जो है जो एंशिएंट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उस पे बेस है। रामकृष्ण मिशन जो है ये इम्फेसिस किस पे करते थे कि
इम्फेसिस ऑन द एसेंशियल स्पिरिट, ना कि किसी सिंबल पे, किसी रिचुअल पे ये फोकस नहीं करते थे। रामकृष्ण मिशन किसने फॉर्म किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब ये स्वामी विवेकानंद ने कब फॉर्म किया? रामकृष्ण परमहंस जो 1886 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनके डेथ के 11 साल के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फॉर्म किया। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की जो रिलीजियस मैसेजेस हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद को हम स्टॉर्मी हिंदू और तूफानी हिंदू भी हम कहते हैं। ये न्यू हिंदुज्म की बात करते थे। इन्होंने जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जो हुआ था 1893 में, उसको इन्होंने अटेंड किया था। कुछ पॉइंट्स हम रामकृष्ण मठ से रिलेटेड बताना चाहेंगे। रामकृष्ण मठ को जो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इस्टेब्लिश किया, इसका मेन फोकस था कि जो हिंदू रिलीजन की कमजोरियां हैं, वीकनेस है, उसको जो है सामने लाना। और टारगेट क्या था? एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन पहुंचाना, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, पावर्टी, गरीबी को हटाना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर किसी धर्म को आप पाना चाहते हैं। इनका इम्फेसिस किस पे था? कि सेल्फ रियलाइजेशन पे इनका इम्फेसिस था। किसी व्यक्ति के सेल्फ रियलाइजेशन पे। यही जो है मेन ज़रूरी है आगे जो है सोशल एंड नेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी था। विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदू रिलीजन में, हिंदू कल्चर में, सोसाइटी में और इंडियन नेशनलिज्म में। अब हम विवेकानंद जैसे कि जुड़े हुए हैं रामकृष्ण मिशन से, तो विवेकानंद से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हम बताना चाहेंगे। इनका जो 1863 में ये बॉर्न हुए थे कलकत्ता में। 1880 में जो यानी कि 1880 में इनका पहला कॉन्टेक्ट पहली बार ये मिले थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। 1893 में एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जो हुआ था, ये स्वामी विवेकानंद ने कब इसको अटेंड किया था? तो 1893 में। ये भी पूछता है कि ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हुआ था? तो ये शिकागो में हुआ था। नेक्स्ट 1897 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ रामकृष्ण मिशन का बेलूर में जो कलकत्ता में है, और मायावती जो कि नियर अल्मोड़ा इन उत्तरांचल में। 1902 में इनकी जो है विवेकानंद की डेथ हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्य समाज। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की इमेज है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये जो है वेदों की ओर लौटो का नारा देते थे। इन्होंने कहा कि चिंतन के बिना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होती, और विद्या के बिना पृथ्वी के किसी पदार्थ का उपयोग जीवन में नहीं लिया जा सकता। अब आर्य समाज हमने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। कहाँ पे? बॉम्बे में 1875 में। इन्होंने जो वेस्टर्न आइडियाज को रिजेक्ट किया, और इनका था कि जो हमारे एंशिएंट रिलीजन्स हैं आर्यंस के, उसको जो हम रिवाइव करेंगे। दयानंद सरस्वती 1824 में ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे, मोरवी गुजरात में, और इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। जब इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद ये एक ग्रेट वैदिक स्कॉलर के रूप में सामने आए। इन्होंने जो है सांसारिक जिंदगी को त्याग कर दिया और पूरे भारत में भ्रमण करने लगे, ताकि सच्चाई को खोजने के लिए। जब ये स्वामी विवेकानंद से मथुरा में मिले, तब वहाँ पे ये उनके शिष्य बन गए। जब इन्होंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया, तो ये जो है एक मिशन पे निकले हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में। और इसी पर्पज से इन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में ऑन 10 अप्रैल 1875 में। 28 रूल्स वहाँ पे फ्रेम हुए थे, जिसको जो है वहाँ पे जो मेंबर्स प्रेजेंट थे सबने जो है अप्रूव किया। और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश हो गया, वेदांत प्रकाश हो गया, रत्नमाला हो गया, शंकर विधि हो गया, भारतीय निवर्ण हो गया, एक्सेट्रा। वो पूरे भारत में जो है आर्य समाज की जो भी थॉट्स हैं उसको प्रोपोगेट करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। अब कुछ प्रिंसिपल जो है आर्य समाज की, वो क्या है? आर्य समाज जो इस्टेब्लिश हुआ ताकि वैदिक नॉलेज को वापस जो है ला सके प्रेजेंट टाइम में। इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? जो भगवान ने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, वो इमॉर्टल है, अमर है, वो ऑमनीपोटेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही पूजनीय है। भगवान ही जो है सारे नॉलेज को बनाता है, ज्ञान को बनाता है। और जो सबसे जेन्युइन स्क्रिप्चर्स हैं वो है वेदास।
एक सच्चा आर्य वो है जो कि झूठ को रिजेक्ट कर देता है और सच का साथ देता है, सच को मानता है। धर्म जो है, धर्म एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को एक समझना चाहिए कि क्या सच, क्या सही है और क्या गलत है। आर्य समाज जो है हर इंडिविजुअल की सोशल और फिजिकल वेलबींग को प्रमोट कर रहा था। एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दीजिए, जस्टिस दीजिए, सबके साथ कंपैशन रखिए। पर्सन मस्ट एक्सेप्ट द नॉलेज, हर व्यक्ति जो है ज्ञान को जो है एक्सेप्ट करे और इग्नोरेंस को वो अवॉइड करे। एवरी पर्सन मस्ट, हर व्यक्ति जो है खुद का कल्याण करे, अपने कल्याण, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ वो दूसरों का भी कल्याण करे, मतलब कि मानव धर्म का भी कल्याण करे।